हमें ज्वाइन किया है अशफाक तोला साहब ने, माहिर हैं टैक्स अमूर के, और इनसे पूछते हैं कि ये स्टेट बैंक डॉलर क्यों ख़रीदती है मार्केट से। और ये एक ओपन सीक्रेट है अशफाक तोला साहब, लेकिन अब जो स्टेट बैंक के एक्टिंग गवर्नर हैं उन्होंने भी पब्लिकली एडमिट किया है कि यस, हमने मार्केट से डॉलर ख़रीदे हैं। तो आपका क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, आपको पता होगा, आप ही के प्रोग्राम में मैं जब कहता था तो हमारे मोहतरम उल मकाम राना साहब शदीद मुखालफत करते थे और वो कहते थे कि नहीं, मेरा ख्याल है ये ऐसी कोई बात नहीं हो सकती और डॉलर इतना सस्ता नहीं हो सकता। अब जब हमारे एक्टिंग डिप्टी गवर्नर साहब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सामने इस बात को सरेंडर किया है कि रुपी को स्ट्रॉन्ग ना होने देने के लिए, यानी वीक रखने के लिए हमने करेंसी बाई की है, तो उसका मतलब यह है कि ये तो बात क्लियर हो गई कि वो करेंसी इनको नीचे रेट पे अवेलेबल थी या हो सकती थी, और उन्होंने ज़्यादा रेट दे के लेने का मकसद उनका ये था कि कहीं रुपी 280 रुपये से नीचे ना चला जाए। और ये सबसे बड़ा अलमिया हमारे लिए कि एक ज़माना था जब हम इल्ज़ाम लगाते थे अपने फाइनेंस मिनिस्टरों के ऊपर कि भाई तुम रुपी डॉलर पंप करते हो रुपी को स्टेबल करने के लिए, जैसे अभी इंडिया में हो रहा है कि $6 बिलियन उन्होंने पंप किए जस्ट टू कीप रुपी, इंडियन रुपी एट द स्टेबल लेवल। तो ये चीज़ मुझे आज, उस दिन मैं बांग्लादेश में भी था तब भी ये बात हो रही थी, उनके इकोनॉमिस्ट भी यही जो रेटोरिक करते हैं कि जब डिवैल्यूएशन करने का वक्त आता है तो वो कहते हैं जी फेयर मार्केट, नहीं 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 नहीं, फ्री एंड फेयर मार्केट होनी चाहिए और बिल्कुल डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो जब ये इकोनॉमिस्ट, जब हम उनसे बात करते हैं, अच्छा आप बताइए कि जब ये मिजरीज थी, हर 10 रुपये पे 2% इन्फ्लेशन हम सबको जब पास ऑन हो रहा था, जब ये कहते थे कि नहीं जी लेट द डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म वर्क, और अब जब ये मिजरीज हमारे लिए रिवर्स होके हमारे ब्लेसिंग्स में आने जाती हैं तो वो ये कहते हैं नहीं नहीं, कीप योर डॉलर हाई ताकि डॉलर नीचे ना जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये बड़ा अलमिया है। $20 बिलियन बाई किए जा चुके हैं और $20 बिलियन का मतलब है 20 बिलियन कैसे तोला साहब? उन्होंने कहा $8 अरब। $8 अरब तो अभी तक उन्होंने बताया है। अगर आपको याद हो कुछ अर्से पहले राणा साहब, गवर्नर साहब ने तकरीर में कहा था कि $20 बिलियन, $9 अरब नहीं 20। अच्छा 20 अरब। चलो नंबर जो भी हो, आपके खिलाफ जो तोला साहब ने चार्जशीट दी है उसका तो नहीं, वो तो देखिए, एक चीज तो मैं अभी भी कहूंगा, कोई भी पॉलिसी मेकर हो वो गुड फेथ में फैसले करते हैं। हम किसी पे यहाँ पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे कि किसी ने कोई गलत काम किया, बट एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा? जब आपने IMF का प्रोग्राम कर लिया, वर्ल्ड बैंक आपको प्रोग्राम लोन नहीं दे रहा, IMF से आपको 3 साल में $7 अरब आ रहे हैं, तो जब हमारी रिक्वायरमेंट है साल की $25 अरब, हम कहां से पूरी करेंगे? स्टेट बैंक के पास और क्या ऑप्शन है कि वो मार्केट में जाए और जाके वो खरीदे डॉलर? जो हमें 3 साल में $7 अरब आना था, वही उन्होंने 8 माह में या 11 माह में उन्होंने $8 अरब ले लिया, $1 अरब उससे भी ज्यादा। तो ये बेहतर ऑप्शन नहीं है? साहब आपने फिर स्टेटमेंट पे गौर नहीं किया। आप बिल्कुल स्टेटमेंट पे जर्नलिस्टों की हैसियत से अब आप करें। उन्होंने कहा कि हाँ हमने हायर रेट पे बाई किया, यानी इसका मतलब है वही डॉलर लोअर रेट पे इनके पास अवेलेबल। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेट मी क्लैरिफाई, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा हमने हायर रेट पे बाई किया। उन्होंने कहा कि हम जो डॉलर बाई कर रहे हैं, अगर हम ना करें तो जो रुपया है वो मजबूत होगा। उन्होंने ये बात कही है। अब क्या मतलब हुआ कि यानी कि मजबूत होने का मतलब है कि नीचे आता वो रेट, मजबूत होने का मतलब तो यही है ना। ठीक, तो उसका मतलब है नीचे जाता तो एक पॉलिसी है, रेगुलेशन है एक्सचेंज का। ठीक है, जैसे लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये करेंसी भी सरेंडर होगी, एक मैकेनिज्म के तौर पे काम होता है, वो स्टेट बैंक को ही होगी। तो अगर आज स्टेट बैंक कहते हैं कि जी मुझे नहीं चाहिए इस रेट पे, तो नीचे वही आपका एक्सपोर्टर देगा, आपका बैंक वही देगा, वही एक्सचेंज कंपनी देगा। अब देखिए सवाल यहाँ आता है कि अगला सवाल जो आता है, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमसे करते हैं कि ये बताइए कि भाई फिर एक्सपोर्टर का क्या होता, फिर रेमिटेंस का क्या होता। ये बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं और मैं एग्री करता हूँ इनके, और उनका भी हमने हल निकाल के दिया था। आपको याद होगा, आप एक चार्ट मैंने आपको बताया था एक स्टेज पर, आप
शायद कुछ चंद लोगों में से हो जो पूरा एक्सचेंज वैल्यूएशन के मैकेनिज्म को मेरे साथ बैठ के समझ चुके हो कि किस तरीके से वैल्यूएशन होती है एक्सचेंज की। ये रीर वगैरह जो है ना, ये जो इकोनॉमिस्ट जिनको कहते हैं, मेरा ख्याल है उनकी थोड़ी सी, मेरा ख्याल है समझ में थोड़ी सी फर्क है, उनको और मजीद आगे जाना चाहिए, उसको इकोनॉमिक मॉडल को देखना चाहिए। मतलब जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जिसकी बेस के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें हर महीने ये बताता है कि रुपया मजबूत जरूरत से ज्यादा है या सही उसकी वैल्यू है या वो कमजोर है, यही बात है। राणा साहब ये नहीं है, राणा साहब इससे ऊपर हम देखते हैं इकोनॉमिक फंडामेंटल के जीडीपी एज अ परसेंटेज, करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल जैसे सरप्लस हुआ, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, अगले साल का आपका इंपोर्ट का टारगेट एज ए जीडीपी कितना है, रेमिटेंस का कितना है, आपका एक्सपोर्ट का कितना है, उसके बेस पे हम एक इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसमें हम इन्फ्लेशन को इम्बेड करते हैं और ये सब चीज़ें देख के आगे की वैल्यूएशन निकाली जाती है, वो अलग चीज़ है। गोल्डमैन सैक की भी निकली हुई है, ऑप्टिमस की भी निकली हुई है, मेरी भी निकली हुई है। अच्छा तोला साहब, वक्त कम है क्योंकि आपने शुरू में जो बड़ा एक लेजिटिमेट इशू रेज किया कि जब आवाम को निचोड़ने की बात आती है फिर तो कहते हैं जी मार्केट पे छोड़ दो, लेकिन जब कोई बेनिफिट मिलना हो, इकोनॉमी लेट से आपकी स्टेबल हो रही है, डॉलर वाफर मिकदार में, उसका फायदा आवाम को होना, तो फिर आप कहते हैं नहीं ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्ज करें कि ये 8 अरब डॉलर स्टेट बैंक ना बाय करता, क्या असर पड़ता आपकी महंगाई के ऊपर? क्या फर्क है? बाय ना करता, बाय अस्यूम आप कह रहे हैं ना कि बेनिफिट कहते हैं कि ना एक मार्केट ड्रिवन ही रखते। कामरान ये बात ही नहीं है, ये स्टेट बैंक का ही डॉलर था, मिलना था, एट द एंड ऑफ द डे वही सरेंडर होना है। मगर बात ये नहीं है, बात पता है आपको एक्सचेंज रेगुलेशन को टाइट करना है अपना। देखिए आप मैं ये आपको वाकयात के साथ सवाल रिफ्रेज करता हूँ, लेट्स से कि डॉलर अगर 260 पे होता तो स्टेट बैंक को ही मिलता नहीं, फर्क क्या पड़ता? मैं जो कह रहा हूँ कि बेनिफिट की बात कर रहा हूं। फर्क मैं आपको बताता हूँ, 280 से 260 या 235 होना चाहिए था, अगर टाइम पे आप बाई कर ले तो 230 भी हो सकता था। चलिए हम अज्यूम करते हैं 250 260 पे, 260 पे होता तो 4% इन्फ्लेशन आपकी कम होती, 4% हम डिफ्लेशन में जा चुके होते क्योंकि इसमें 4% आपका इन्फ्लेशन रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कहते हैं कि हम डिफ्लेशन में होते, होना चाहिए था। अच्छा, हाँ मिनट आप ये कह रहे हैं कि चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर जो भी नंबर आप ले लें, अगर वो ना खरीदते तो पेट्रोल कितने का होता, बिजली कितने की? सारी मैंने वर्किंगें दी हैं डिफरेंट टाइम पे, आपके सामने है सारी चीजें। देखिए ना, आप अगर फर्ज करें 4% इन्फ्लेशन आप कम करते रहे, अगर डॉलर की पैरिटी कम करते रहे, तो आपको भी ये पता है कि पेट्रोल की तो पैरिटी डायरेक्ट डॉलर से आती है, तो वो कम ही हो जाता, और जब वो कम होता तो उसका 0.15% पर 1% इम्पैक्ट आता है। वेरी ब्रीफली, आपके ख्याल में आज उसकी बेस्ड ऑन योर मैक्रो मॉडलिंग आज रुपए की क्या कीमत होनी चाहिए? 253 to 255 होनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपको कहता हूँ एक्सपोर्टर के लिए आप इंसेंटिवाइज कर दो कि आपको अगर 280 और 255 के यानी 25 रुपए का जो फर्क मेरा नजर आता है, उसका 30% यानी 7.5 रुपए इनको आप दे दो सब्सिडी में। सब्सिडी में इस तरीके से कि आप उनको टैक्स के लिए कोई मराते दे दो या बिजली में मराते दो, पूरी कौम को इन्फ्लेशन के जोर पे ना लगा दे। दूसरी तरफ जो रेमिटेंस है, जो पीआरआई की वजह से जो आप कह रहे हो प्रेशर में आएंगे, जो भी रेमिटेंस कर रहा है उसके, जैसे कि अगर आपके कोई खानदान रेमिटेंस कर रहा है आपके अकाउंट में बाहर से, तो आपको मैं 15 रुपए पर डॉलर या 12 रुपए पर डॉलर अगर जो कभी 20 सऊदी रियाल मिलता है $200 की, देने की जरूरत नहीं। वक्त खत्म हो गया, पॉइंट आपका आ गया। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।